चैप्टर 2 स्टार्ट किया, शायद एक ही सेक्शन पढ़ा हमने, सेक्शन 3। देखो ये सेक्शन 3A में वो वाली बात थी, नंबर ऑफ मेंबरशिप कम होने वाली, और 3 के अंदर बात थी फॉर्मेशन वाली। ठीक है, यहाँ देखो, सामने देखो, मैंने आपको कहा था कि मैं इस चैप्टर में आपको सेक्शन 2 से, मतलब 2 तो फिर डेफिनेशन को होता है, सेक्शन 3 से 22 तक पढ़ाऊंगा। और इसने सेक्शन को थोड़ा आगे पीछे कर रखा है, अपन लाइन से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो सामने, तो डिस्टर्बिंग नहीं है। अब कल सबसे पहले हमने चैप्टर की शुरुआत करी प्रमोटर की डेफिनेशन से। मैंने आपको कहा प्रमोटर कौन होता है? अ पर्सन हु नेम्ड एज प्रमोटर, जिसका नाम प्रमोटर है इन एनुअल रिटर्न, इन प्रोस्पेक्टस, और ऑन हुज डायरेक्शंस, जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट, और हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ कंपनी, जो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, वो कौन कहलाएगा? प्रमोटर। इन सब में एंड नहीं है, सुन लेना, और है, मतलब ये चारों में से एक भी पूरा होता है तो आप प्रमोटर हो, चारों में से एक भी पूरा। इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि फॉर्मेशन कैसे होता है। सेक्शन 3 में बताया आपको फॉर्मेशन करने के लिए पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2 और ओपीसी में 1 मेंबर है। जो फॉर्मेशन करता है उन्हें सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम बोलते हैं। और एक बार आपकी कंपनी फॉर्म हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है, तो वो सब्सक्राइबर जो है वो एक तरीके से किसी भी चीज़ के लिए फिर पर्सनली लाइबल नहीं रहेंगे। अब कंपनी लाइबल है, जब तक चल रही थी, जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं हुई थी वो देख रहे थे सब कुछ। कंपनी स्टार्ट हो गई तो वो सब्सक्राइबर खत्म हो गए, अब वो ग्रुपली क्यूमुलेटिवली कंपनी कहलाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मान लो अगर 7 लोगों ने पब्लिक कंपनी स्टार्ट करी, आगे किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, 7 के साथ ही रहे वो, तो अब वो 7 से कोई मतलब नहीं है, वो अब कंपनी बन चुके हैं। ये बात इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आएगी। अब सब कुछ जो भी केस वेस करना होगा कंपनी पे करना, वो 7 लोग अब लाइबल। लेकिन अगर वो 7-2 से कम हो गए और 6 महीने तक आपने बिजनेस को चालू रखा, तो 6 महीने के बाद जो रिमेनिंग मेंबर है वो कम इंडिविजुअली लाइबल है। फिर कंपनी लाइबल नहीं है, फिर कंपनी के डेब्ट के लिए वो लोग इंडिविजुअली लाइबल है। इसीलिए नंबर ऑफ मेंबर्स कभी भी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ तक हमने कल बात कर ली। अब देखो ये उल्टे सुल्टे चलाएगा। 3 के बाद ये आ गया सीधा 7 पे, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, और फिर जाके 4 आएगा। हम तो 3 के बाद 4 ही पढ़ेंगे, मेमोरेंडम पहले पढ़ेंगे, तो अपन लाइन से चलेंगे। उसके पहले एक बीच में ओपीसी अपन ने छोड़ा था, तो पहले थोड़ा ओपीसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओपीसी में कोई सेक्शन नहीं है, अलग से दे रखा है यहाँ पर। ये रहा ओपीसी, बराबर देखते चलना। ये सेक्शन 3 हमने कल पढ़ लिया था। उसके बाद ये ओपीसी नहीं पढ़ा था, क्योंकि अपन 3A पहले पढ़ रहे थे। अब ओपीसी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ओपीसी दे रखा है। 1 पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस हुई। कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसी कोई प्रकार की कंपनी नहीं थी। पहले 2 ही होती थी, प्राइवेट और पब्लिक। तो ओपीसी जो खुली है वो इस एक्ट की सौगात है, इस एक्ट ने दिए ओपीसी। तो क्या क्या रूल है ओपीसी के? पहली बात तो ओपीसी वही मेंबर खोलेगा जो इंडिया का रेसिडेंट हो और सिटीजन हो। रेसिडेंट होने के लिए आप प्रीवियस ईयर में 120 डेज इंडिया में रुको। अभी अपन ने फेमा पढ़ा, फेमा में कितने दिन थे? 182। कितने थे? यहाँ कितने हैं? यहाँ पे भी पहले 182 ही था। ये तुम्हारे अटेम्प्ट के पहले ही अमेंडमेंट आया है। तुमने जब फाउंडेशन में पढ़ा ये, तो उसके पहले जो पढ़ा उनको मैंने 120 पढ़ाया। उसके पहले मैं यहाँ पे भी 182 ही पढ़ाता था। तो 120 दिन जो पिछले साल इंडिया में रुका है वो इस साल रेसिडेंट है एंड एलिजिबल है ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। क्या इनकॉर्पोरेट करने के लिए? ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। सुनते जाना बराबर। अब जब भी आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट करोगे, पॉइंट नंबर 1 एक तो सिटीजन हो, पॉइंट नंबर 2 आपको एक नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा। नॉमिनी कौन होगा? जो आपकी डेथ में ओपीसी का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर है। अब साला वो एक भी मर गया, जिंदगी कोई भरोसे थोड़ी है, तो फिर वो ओपीसी जो कार्यकाल चल रहा है उसका वो कौन मैनेज करेगा? तो हमने क्या तुम्हें प्रिविलेज देने के लिए एक मेंबर में ओपीसी खोलने की परमिशन तो दे दी कि एक जना ही खोल लो,
लेकिन उस एक जने को कभी कुछ हो जाए तो उससे ओपीसी से जुड़े हुए क्रेडिटर का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने सेफ साइड पे ये रूल डाला कि जिस वक्त ओपीसी खोलो उसी वक्त एक नॉमिनी का नाम दे दो, क्योंकि जिंदगी के कोई भरोसे नहीं है। आज आपने ओपीसी खोली और अभी के अभी अटैक आ गया और आप निकल लिए तो इसमें ये रूल नहीं रखा कि भैया आप आगे चल के कभी बना लेना नॉमिनी को, या एक एज पे पहुंच जाओ तब बना लेना। डे 1 से जिस दिन ओपीसी खोली है उसी दिन से एक नॉमिनी होना चाहिए। जिसको भी नॉमिनी बनाओगे उसकी रिटन कंसेंट होनी चाहिए। वो रिटन कंसेंट रजिस्ट्रार को फाइल करोगे, और कभी मीनवाइल आपको नॉमिनी चेंज भी करना है तो चेंज भी कर सकते हो जब आपको चेंज करना है। ये नॉमिनी के रूल है। नॉमिनी भी इंडिया का सिटीजन और रेसिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है आपकी गैर हाजिरी में वो बनेगा मेंबर। तो जब मैं अगर मैं ये रखता कि आपका नॉमिनी आपका होना सिटीजन जरूरी है, नॉमिनी कोई भी बना लो, तो मैंने नॉमिनी बना लिया डेल स्टेन को और मैं मर गया और अब डेल स्टेन आ गया मेरी जगह पे, वो मेंबर बन गया, तो भाई डेल स्टेन कैसे फिर सारा लाइबल होगा, क्योंकि तो इंडिया का रेसिडेंट ही नहीं है। तो इसीलिए आप अगर रेसिडेंट हो तो उसका भी रेसिडेंट होना डाउट है बेटा। पीछे पीछे नवली, फिर डाउट है। अब ये जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है और जो आप खुद हो, एट अ टाइम आप एक ही ओपीसी के नॉमिनी हो सकते हो और एट अ टाइम आप एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हो। तो अगर मैं किसी ओपीसी का मेंबर हूं तो मैं क्या किसी और ओपीसी का नॉमिनी बन सकता हूं? हाँ, आंसर इज यस। लेकिन मैं एक ओपीसी का मेंबर हूं, अब एक और का ओपीसी नहीं खोल सकता, मैं नॉमिनी बन सकता हूं। लेकिन जब वो मेंबर बन जाएगा तो मैं उसका भी मेंबर बन जाऊंगा। अब मैं नॉमिनी नहीं हूं, वो मर गया, तो अब मेरी भी ओपीसी है उसकी भी ओपीसी है, तो अब मैं 2 ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता। अब मुझे 180 दिन के अंदर अंदर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन सी ओपीसी में मेंबर रहना चाहता हूं। ठीक है, कि इसमें जिसमें मैं ऑलरेडी था या जिसके अंदर मैं अब आगे बनना चाहता हूं, ये आपका ऑप्शन है, आपको इसमें सिलेक्ट करना है। ये कब से एक्सरसाइज करना है ऑप्शन? जब आप उसके मेंबर बनोगे तब से। अभी तक तो आप नॉमिनी थे ना, नॉमिनी थे तो आपकी लाइबिलिटी थी नहीं, वो चला ही रहा था। लेकिन जहां वो मर गया तो अब आप मेंबर बन जाओगे। नॉमिनी का यही तो मतलब होता है, वो मरेगा तो आप मेंबर बन जाओगे। समझ गए? ये नॉमिनी के कुछ रूल। ओपीसी को कुछ प्रिविलेज दिए हैं एक्ट ने। तो पहले क्या होता था, तुम्हारे अटेम्प्ट से पहले ये प्रिविलेज अलग अलग सेक्शनों में आ जाती थी। इन्होंने क्या करा, सारी प्रिविलेज उठाकर एक साथ लिख दी। तो अब एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि ओपीसी को क्या क्या प्रिविलेज दिए। जैसे इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? इनको एजीएम नहीं रखनी, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या करेंगे एनुअल जनरल? अकेला ही तो है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स को बुलाते हैं, डायरेक्टर को बुलाते हैं, अकेला खुद ही कर लेगा। हाँ मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैंने सोचा पर मैंने कर नहीं पाया, फिर लिख दो उसमें मैं ये करना चाहता था लेकिन ये चीज़ रह गई मेरी, क्या करूँगा मैं एजीएम बुला के, अकेला ही तो हूँ। तो इन्होंने जहाँ जहाँ पे छूट दे सकते थे छूट दे दी। एनुअल रिटर्न साइन कराने होते सीएस से, इनको बोला तुम तो मत कराओ, कहाँ सीएस वीएस का खर्चा करोगे, खुद ही कर करा लो तुम तो, तुम्हारी कंपनी में जो डायरेक्टर है उसी के साइन करा लो, वही सीएस है। एनुअल रिटर्न भी इनको एवरेज फॉर्म में बनाना है, पूरा नहीं बनाना। तो ऐसे इनको बहुत सारी प्रिविलेज है जो अलग अलग सेक्शन में दी गई है। वो सेक्शन जब आएंगे तब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक साथ इकट्ठा करके भी लिख दी ताकि याद करने में आसानी रहे कि एनुअल ओपीसी को क्या क्या प्रिविलेज दी गई है। सुन रहे हो बराबर? और अब सबसे इंपॉर्टेंट, ओपीसी कंपनी हमने खोलने का इसलिए परमिशन दिया है ताकि आप बिजनेस करो, कॉर्पोरेट कल्चर में रहकर बिजनेस करो, आगे बढ़ो और देश भी आगे बढ़े। अब कोई ओपीसी खोल रहा है समाज सेवा करने के लिए तो नहीं खोल सकता। समाज सेवा करने के लिए आप सेक्शन 8 कंपनी खोलो, सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकते। आप करोगे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हमने ये पूरा ढांचा क्यों दिया है ताकि आप बिजनेस करो। जैसे उस दिन मैंने एलएलपी में बताया था आपको कि एलएलपी को हमने कॉर्पोरेट कल्चर का बेनिफिट क्यों दिया, ताकि जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं लेकिन वो बेचारे अपने लेवल पे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें टेंडर नहीं मिलते, उन्हें वो प्रिविलेज नहीं मिलती जो कंपनियों को मिलती है, तो वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो हमने उनको बोला कि भाई तुम्हें भी प्रिविलेज मिले। सिर्फ इसलिए कि तुम कंपनी नहीं हो, तुम्हें टेंडर नहीं मिलते, लो तुम्हें कंपनी का दर्जा दे दिया एलएलपी में। सेम ऐसे ही सोल ट्रेडर में
अब मैं अकेला सोल ट्रेडर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लेवल पे काम करता हूँ, लेकिन मेरे को पार्टनरशिप में काम नहीं करना, 4 लोगों के साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती है, लेकिन काम मैं बहुत बड़े स्केल पे कर रहा हूँ, करोड़ों का काम है मेरा, लेकिन मैं कंपनी नहीं हूँ। और जो कंपनी नहीं होता उसको वैसे ही है तो सोल ट्रेडर है, कभी भी बच जाएगा, ये हो जाएगा, तो बोलो लो कंपनी खोल लो। और आपको किसी के साथ काम भी नहीं करना तो अकेले ही खोल लो, लो ओपीसी। तो जिनको पार्टनरशिप में काम करना है, कॉर्पोरेट कल्चर का बेनिफिट देखना है, एलएलपी खोल लो। अकेले काम करना है, कॉर्पोरेट कल्चर का बेनिफिट देखना है, ओपीसी खोल लो। सबके साथ मिलकर काम करना है, पब्लिक कंपनी खोल लो। लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर रखने हैं, प्राइवेट खोल लो। सब तरह के ऑप्शन अवेलेबल है, बट इन सब ऑप्शन का मूल मंत्र क्या है? बिजनेस प्रमोट हो। क्या प्रमोट हो? काम धंधा करो। चैरिटेबल वेरिटेबल के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलो, उसके लिए कोई कंपनी खोले परमिशन नहीं मिले। समझ गए? ये कुछ ओपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बेटा, ये मेंबर होगा। अब ये खुद ही डायरेक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, अदरवाइज एक डायरेक्टर अलग से रखना पड़ता है। ठीक है, ये ओनर होगा। ठीक है, किसको करेगा? ये तो अकेला ही है, और जहाँ पब्लिक आएगी तो फिर एक से ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, कर लेना अकेला बैठ के, पाव भाजी खा ले, ठीक है, वड़ा पाव खा ले, चाय वाय पी ले, रिजोल्यूशन पास कर ले और फाइल कर दे कि मैंने ये रिजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है, हाँ। अभी जो मैंने तुम्हें एजीएम वर्ड बोला ना, अभी तुम्हें पढ़ाया नहीं है मैंने एजीएम क्या है। तो सेक्शन 96 में पढ़ाऊंगा एजीएम होती क्या है, तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एजीएम रख के करेगा क्या। उस एजीएम के जो एजेंडा है उसमें मेंबर्स का होना जरूरी है, डायरेक्टर का होना जरूरी नहीं है। तो डायरेक्टर के साथ मिलके वो उसे मीटिंग करनी, तो वो ऐसे ही कर लेना मीटिंग, मना थोड़ी कर रहे हैं हम, उसे एजीएम नहीं बोलेंगे। लेकिन ओनली अ नेचुरल पर्सन, सिर्फ कौन खोल सकता है? मतलब कंपनी एक ओबीसी नहीं खोल सकती, शब्बीर ओबीसी खोलेगा, है ना, ये मनीष ओबीसी खोलेगा, सिद्धार्थ ओबीसी खोलेगा, सिद्धार्थ लिमिटेड ओबीसी नहीं खोलेगी। सिर्फ आप क्या हो, क्या ना हो, क्या ना हो, क्या हो, रेसिडेंट हो या, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंट 120 दिन के लिए ही माना गया है, तो इसलिए ये लाइन के भी मतलब है वेदर रेसिडेंट और नॉट। तो कोई बोले कि वेदर रेसिडेंट और नॉट मतलब रेसिडेंट नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में रेसिडेंट वो होता है जो 182 डेज है, तो वो इनकम टैक्स के हिसाब से भले रेसिडेंट हो या ना हो, हमारे लिए तो रेसिडेंट वो है जो 120 दिन इंडिया में रुक जाए। मीन्स अ पर्सन हु स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट, ठीक है, नॉट लेस देन को एटलीस्ट बोला करो तुम, फॉर एटलीस्ट। ओपीसी सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ओपीसी बैंक के काम नहीं कर सकती, ओपीसी इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम नहीं कर सकती, प्योरली बिजनेस करेगी ओपीसी। क्या करेगी? बिजनेस। ठीक है, अब देखो नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा। अभी ये क्या है, इसने पहले ये अच्छे पॉइंट में लिखे हुए थे, तो तुम इनको पॉइंट में ही कर लेना। ये पॉइंट नंबर 1 है हमारा। क्या है ये? पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, नॉमिनी। नॉमिनी जो जो बोलता जा रहा हूँ वो टिक करना। मेमोरेंडम में इंडिकेट करना पड़ेगा नेम ऑफ, वो भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो भी रेसिडेंट होना चाहिए, और उसकी प्रायर कंसेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या प्रायर कंसेंट? कि हु शैल इन द इवेंट ऑफ डेथ, आपके मरने पर, बिकेम द मेंबर, आपके मरने पर वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। वो नॉमिनी हो गया। पॉइंट नंबर 2, नॉमिनी। आप चाहो तो नॉमिनी चेंज कर सकते हो, ये काट दो। अब ये नाटक इन्होंने बहुत करे हैं, फॉर्म के नंबर भी डाल दिए हैं कि नॉमिनी की डिटेल इस फॉर्म में डालना, फॉर्म 32 में। फॉर्म वॉर्म याद रखें, सेक्शन याद रख ले, वही बहुत है। ठीक है, तो ये फॉर्म वॉर्म तो पहली फुर्सत में उड़ा देना। तो नेम ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन किस फॉर्म में डालना है? INC 32। कौन सा है चारुल? याद रहेगा ना तुझे एग्जाम तक? ठीक है, और प्रेस्क्राइब फॉर्म और प्रेस्क्राइब फीस लिख देना तुम तो, कि प्रेस्क्राइब फॉर्म में डालना है और प्रेस्क्राइब फीस में डालना है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, फिर ये, हाँ, वो चेंज वाली चीज देख लो। अब तुम लोग देखो, पॉइंट नंबर 3 देना इसको।
वेयर अ नेचुरल पर्सन, अगर एक नेचुरल पर्सन जो ओपीसी का मेंबर था और अब एक और ओपीसी का मेंबर बन गया अनदर, क्योंकि वो नॉमिनी था तो उधर मर गया तो आप मेंबर बन गए, तो सच पर्सन शेल मीट द क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया मीट करे, मतलब वो सिर्फ एक ही ओपीसी का मेंबर बने। और ये चॉइस के लिए कितने दिन दिए गए हैं उसे? जानवी बावले जैसी चीज है ना, मैं तो अपनी का ही बनूंगा ना। अभी मैं मेरी ओपीसी का मेंबर हूँ और इसकी ओपीसी में नॉमिनी हूँ, और खुदा न खास्ते इसे कुछ हो गया तो मैं इधर भी मेंबर बन गया, इधर भी मेंबर बन गया। अब 180 दिन में मेरे को डिसाइड करना है, तो मैं कौन सी में रहूंगा, उसकी में जाऊंगा, मेरी में जाऊंगा? मेरी में ही जाऊंगा ना मैं तो। जहाँ ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा वहां जाऊंगा मैं। बिल्कुल सही। और प्रॉफिट पी क्यू कोई भी क्राइटेरिया हो, मेरी मर्जी होगी, मेरे को अभी एक ही ओपीसी चलानी है, ठीक है, मैं ये वाली नहीं चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, उधर चलाऊंगा। उसका मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, उधर चलाऊंगा। वो मेरा जिगरी दोस्त था, मैं उसको जवान दे चुका था कि तेरे मरने के बाद मैं ही चलाऊंगा, तेरा कोई आगे पीछे नहीं है। इधर तो मेरी वाइफ सब है, वो चला लेंगी, लेकिन उसका तो कोई भी नहीं है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, बट यू हैव टू सिलेक्ट वन, यू हैव टू वन। सो कैसे लिखोगे इसको? इफ यू आर मेंबर ऑफ वन ओपीसी and nominee of another OPC, now in the event of death of that OPC you became member by virtue of nominee, then you have to select which OPC you ought to continue as a member within 180 days, within 180 days। समझ गए? पहला पॉइंट हो गया ओपीसी का, दूसरा पॉइंट हो गया ओपीसी के नॉमिनी का, तीसरा पॉइंट हो गया ओपीसी के नॉमिनी बनने के बाद एक ओबीसी सिलेक्ट का, मतलब अगर दो ओबीसी के मेंबर हो। चौथा विड्रॉ, जब चाहो इसको विड्रॉ कर सकते हो। ये क्या हो गया हमारा? जब चाहो आप नॉमिनी से विड्रॉ कर सकते हो। सच अदर पर्सन में विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग नोटिस, आप नोटिस देके कभी भी नॉमिनी से हट सकते हो। और जब अगर कोई नॉमिनी से हट जाए तो आपको फिर दोबारा नॉमिनी सिलेक्ट करना है 15 दिन के अंदर अंदर। कितने? मैंने नॉमिनी बनाया किसको? मिस्टर मनीष को। अब ये हटना चाहता है तो ये हट गया, इसके हटने के 15 दिन में मुझे एक और नॉमिनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब देखो एक बात को समझो, जब ओपीसी खोली तभी नॉमिनी का सिलेक्शन कर लेना था, बाद में चेंज हो गया तो भी 15 दिन में जल्दी से जल्दी कर लो। मतलब नॉमिनी को लेकर ये लोग बिल्कुल कंसर्न है। एक दिन भी बीच में ऐसा ना जाए जब आपका कोई क्या ना हो, क्योंकि मौत तो एक दिन सबको आनी है, ठीक है, और हमें पता नहीं है वो कब आ जाए। तो ये लोग कहते हैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी। अब ये कह रहा है 15 दिन में ही आ जाए तो मौत, ठीक है ना? देखो बिल्कुल सही है। हाँ ये सब तुम लोग लिख के भेजो वहाँ पे, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो जो बातें तुम कर रहे हो, ठीक है, वो बहस के लिए तो अच्छी है बट प्रैक्टिकल नहीं है। अब प्रैक्टिकल भी हो जाए कि मैं उससे साइन करा रहा हूँ, मर मुरा जाए यार, 15 दिन के पहले ही मैं ही मर जाऊँ। इन दैट केस सरकार है, जिसका कोई नहीं है उसका सरकार है, ठीक है। जब आपका कोई नॉमिनी नहीं होता, बैंक में भी यही रूल है, अगर आपने बैंक अकाउंट खुला रखा है और आपकी मृत्यु हो गई और आपने नॉमिनी सिलेक्ट नहीं कर रखा, तो वो सारा पैसा बैंक गवर्नमेंट के ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट में चला जाता है सब। और फिर इस केस में लॉयर या बैंक डिसाइड करेगा कि अब नॉमिनी नहीं है तो इस ओपीसी को कैसे कंटिन्यू करना, ठीक है। कौन करेगा? तो मर गया। मरा ना हो तो नॉमिनी सिलेक्ट करना पहले। चलो ये वही वाली चीज है, काट दो, आप नॉमिनी को कभी भी रिप्लेस कर सकते हो किसी और पर्सन से, ठीक है। तो ये तो वही हो गया। हाँ, इसमें ये चीज टिक करो, ये अंडरलाइन करो, आप जब भी नॉमिनी को चेंज करते हो तो वो मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा। ये लाइन टिक कर लो, आप जब भी नॉमिनी को चेंज करते हो तो वो मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन ना, क्योंकि देखो आप नॉमिनी चेंज कर रहे हो तो आरओसी के पास जाना पड़ेगा,
तो आपको जो पहले सर्टिफिकेट मिला था उसमें किसी और नॉमिनी का नाम था, आप सर्टिफिकेट में किसी और नॉमिनी का नाम होगा, तो चेंज हुआ है ये, लेकिन फिर भी हम इसको ऑल्ट्रेशन नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे, उसका रीज़न है। जब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा कि मेमोरेंडम को ऑल्टर करना पड़ता है तो उसका प्रोसेस है। ऑल्टर करने के लिए सीजी का अप्रूवल चाहिए होता है। तो अब इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए सीजी का अप्रूवल लगा देते तो दिक्कत होती। फिर अब मान लो मेरे को नॉमिनी चेंज करना है अभी 3-4 दिन में, फिर मेरे को तो नॉमिनी चेंज करना है, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो मेरा इंटरनल मैटर है, तो इसके लिए कहाँ बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लाता फिरूंगा, इसलिए इन्होंने इनको ऑल्ट्रेशन माना ही नहीं है। तो सिर्फ आप नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हो, ए को हटा के बी को बना रहे हो, बी को हटा के सी को बना रहे हो, तो इसको आप इजीली कर सकते हो बिना सीजी के अप्रूवल के, बिना कोई रिजोल्यूशन पास करके। इसलिए हमने इसको क्या नहीं माना है, ऑल्ट्रेशन और मेमोरेंडम नहीं माना है। जबकि मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, क्योंकि मैं किसी का नाम चेंज करूंगा तो काट के तो लिखूंगा नहीं, तो दोबारा मेमोरेंडम तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा, बट हम उसे ऑल्ट्रेशन नहीं मान रहे। इसका लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि अगर ऑल्ट्रेशन मानते तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ता, ऑल्ट्रेशन नहीं मान रहे हैं मतलब आप ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करना, सीधे सीधे नाम चेंज कर सकते हो। आरओसी के पास जाओ और बोलो कि मेरे को नॉमिनी चेंज करना है, वो नॉमिनी चेंज करके हाथों हाथ दे देंगे, सीजी वीजी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं। राजेश ने एक ओपीसी बनाई जहां पे उसकी वाइफ रूपाली को उन्होंने नॉमिनी रखा। फॉर द लास्ट 2 years रूपाली इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड ड्यू टू दिस फैक्ट ही वांट्स टू चेंज हर एज नॉमिनी। Now he has trusted and experienced friend Ramnivas who could be made nominee. His Rajesh, his son मतलब राजेश का लड़का रक्षक, who is 17 years of age. In the instant case, राजेश can appoint his friend Ramnivaस। क्वेश्चन पूछ रहा था कि कुछ बता रहा था ये, पागल का बच्चा। तो भैया वो एक आपकी वाइफ है, वो इलनेस से मतलब बीमार है 2 सालों से, एक बच्चा है आपका वो 17 साल का है तो माइनर है, नॉमिनी बन नहीं सकता, एक आपका दोस्त है, तो आप इस केस में अपने बच्चे को नहीं अपने दोस्त को नॉमिनी बनाओगे, क्योंकि बच्चा अभी नॉमिनी बनने के लिए एलिजिबल, वो माइनर है। इतनी छोटी सी बात इसको बतानी थी तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में डाल दी। इस बार के मॉड्यूल में ये पागल बने बहुत करे इन्होंने। अब ये कहने की जरूरत है कि नॉमिनी मेंबर कब बनेगा, नॉमिनी मेंबर कब बनेगा, जब आप मरोगे। जब आप मरोगे तो आपकी डेथ के 15 दिन के अंदर अंदर वो कार्यकाल संभाल लेगा, वो आपकी पोजीशन पे आ जाएगा। एक सवाल का जवाब देना, मैं ओपीसी चला रहा था, मेरी ओपीसी के पास 15 करोड़ रुपए की एसेट्स थी और 18 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी, और इस दरमियान मेरी मृत्यु हो गई, और मेरे बाद मेरा नॉमिनी बना मेरा लड़का, वो 25 साल का है और वो नॉमिनी बन गया। अब क्या करना पड़ेगा उसे, 15 करोड़ की एसेट है और 18 करोड़ की लायबिलिटी है। आराम से एक एक करके बोलो। हाँ, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना हुआ, जो असेट्स है उनको सोल्ड आउट करके सिर्फ लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकता है, उससे ज्यादा एक्सटेंड से नहीं आएगा। ठीक है। देखो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। अगर मेरे लड़के का मन बिजनेस चलाने का है तो जैसे मैं चला रहा था वैसे ही वो भी बिजनेस को चलाए, कोई लायबिलिटी उसको इंडिविजुअली लायबल, लेकिन कभी अगर बेचने का समय आया तो 15 करोड़ की एसेट से वो 15 करोड़ की लायबिलिटी चुकाएगा, बाकी के 3 करोड़ के लिए ही विल नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, ही विल। इसमें मेरी एक लाइन याद रखना, वो मेरी जगह पे आके बैठा है तो मैं खुद भी पर्सनली लायबल नहीं था तो वो भी नहीं होगा। आज अगर मैं खुद ही चलाता रहता तो क्या ओपीसी में आप पर्सनली लायबल होते हो क्या? मेंबर की लायबिलिटी तो लिमिटेड ही होती है, तो मेरी भी लिमिटेड थी तो मेरे बच्चे की भी, वो मेरी जगह पे आके बैठेगा तो जैसा मैं लायबल था वैसा ही वो लायबल होगा, उसके ऊपर 1 रुपए की भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना आप लोग, ठीक है? तो वो एक्स्ट्रा लायबल नहीं है, सिर्फ वो एसेट चुकाएगा। कोई भी चेंज करो तो रजिस्ट्रार को 30 दिन में दे दो। छठा पॉइंट, नया नॉमिनी बनाओ। 3 केस ऑफ चेंज है। 3 केस ऑफ चेंज कैसे है? एक तो पहली बार जब नॉमिनी बनाया उसका नाम चेंज करके किसी और को बनाया, या मैं मर गया मेरी जगह पे वो खुद अपने आप नॉमिनी बन गया। 3 हो गए ना, एक मैंने पहली बार में बनाया, दूसरी बार में मैंने उसे चेंज करके बनाया, तीसरी बार में मैं मर गया और वो आ गया। तीनों में 15 दिन में आएगा वो। अब 15 दिन में जैसे ही वो आ जाए तो उसको आरओसी को 30 दिन में फाइल करना है कि मैं अब नॉमिनी हूँ, अब फलाना फलाना बंदा नॉमिनी नहीं है। तो आपको ये सब डिटेल फाइल करनी है विद इन
30 डेज। कितने दिन में? 30 days। मुझे बताओ ये डिटेल कौन फाइल करेगा, मेंबर या ओपीसी? ओपीसी करेगा। अब ओपीसी में एक ही मेंबर है तो वो खुद करेगा कायदे से तो, लेकिन लिखाई में ये आएगा कि ये कौन करेगा? ओपीसी करेगा। जब भी आप किसी को चेंज करो उसकी प्रायर कंसेंट जरूर ले लो। ये वो मैं बता रहा था जो प्रिविलेज दी गई है इनको, देखो क्या क्या प्रिविलेज है। वैसे मैं अलग अलग सेक्शनों में पढ़ाऊंगा तुम्हें, फिर भी याद रखना इनको। पहला, इनको कैश फ्लो नहीं बनाना पड़ता। क्या नहीं बनाना पड़ता? दूसरा, इनको एनुअल रिटर्न सीएस से साइन नहीं कराना पड़ता। किससे नहीं कराना पड़ता? ये डायरेक्टर से ही करा लेंगे तो भी। इनको एवरेज बनाना पड़ता है एनुअल रिटर्न। एवरेज मतलब शॉर्ट फॉर्म में। कैसे बनाना पड़ता है? तीसरा, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो भी एक डायरेक्टर साइन कर दे तो भी चलेगा। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 डायरेक्टर के साइन होते हैं, इनमें एक कर देगा तो भी चलेगा। चौथा, इनको एजीएम रखना जरूरी नहीं है। ये सब बताया मैंने तुम्हें, क्या नहीं रखना पड़ेगा इनको? एजीएम नहीं रखना पड़ेगा। 5 बजे तो खैर कोर्स में ही नहीं, तुम्हारे बोर्ड मीटिंग भी नहीं रखनी पड़ती इनको। क्या नहीं रखनी पड़ती? बोर्ड मीटिंग का रूल होता है हर 3 महीने में एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। इनको कुछ भी नहीं है, जितनी रखनी हो रखो, नहीं करना हो तो फोन पे ही बोल दो, कॉन्फ्रेंस कॉल पे। ठीक है, एक मेंबर एक डायरेक्टर है, दोनों कॉल वॉल पे बात कर ले, कोई जरूरी नहीं है मीटिंग बुलाए और ठीक है होटल में जाए फालतू का पैसा खर्च करे। जैसे करना हो कर लो, इनको फुल रिलैक्सेशन है। ठीक है, और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 6 महीने में फाइल करने पड़ते हैं, बाकी सबको 30 दिन में करने पड़ते हैं। अभी तो और है, इसने तो 6 ही किए। और प्रिविलेज है, ओपीसी को बहुत सारी प्रिविलेज दी गई है। और ये सब अपने जब इनके सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उस समय भी आएंगी, ये उस समय भी आएंगी जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। बोर्ड मीटिंग तो तुम्हारे कोर्स में ही है। एजीएम पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, एनुअल रिटर्न पढ़ाऊंगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनके भी रिस्पेक्टिव सेक्शंस में भी ये बात लिखी गई है और ये फिर डब्बा बना के अलग से भी डाला गया है। ठीक है, पहले डब्बा नहीं था, उस सेक्शन में ही आती थी, अब यहाँ भी लिख दी, वहाँ भी लिख दी, 2 बार हो जाएगा, याद हो जाएगा। कितनी प्रिविलेज है? 6। बोलो एक बार। कैश फ्लो नहीं बनाना, एनुअल रिटर्न बनाना तो है लेकिन सीएस से साइन नहीं करवाना, शॉर्ट में बनाना है, एजीएम नहीं रखनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक डायरेक्टर भी साइन करेगा तो चलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 6 महीने मिलेंगे और बोर्ड मीटिंग में भी रिलैक्सेशन है। ये बोर्ड मीटिंग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से रख सकते हैं, फोन वोन पे भी करना हो तो कर सकते हैं। समझ गए बराबर? ये ओपीसी हो गया। अब देखो बराबर, ये 3 है तुम्हारा हो गया, ओपीसी हो गया और इसके पहले सेक्शन 3 हो गया। अब 4 से करेंगे, लेकिन ये देखो कल वापस नहीं बताऊंगा ये चीज। देखो ये 7 आ गया, ये 7 ही चल रहा है। कहाँ मरा? हो गए हम कहाँ? बाप रे, तो सबसे बड़ा 7 है, फिर ये 8 हो गया चैरिटेबल कंपनी, फिर ये 9 हो गया इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कहाँ मरा? ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और यहां से फिर शुरू होगा 4। किसका है? अपन पहले 4 ही पढ़ेंगे, लाइन से चलेंगे, पहले 4 फिर 5 फिर 6 फिर अपन वापस 7 पे आएंगे इनकॉर्पोरेशन पे। समझिए बराबर? धन्यवाद, बंद कर दो भाई।